गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने अध्याय ले रहे हैं अध्याय 3 सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सर्वप्रथम गति के बारे में पढ़ते हैं। मोशन क्या चीज़ होती है। तो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सभी एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। कोई पिंड जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो हम कहते हैं कि ये गति की अवस्था में है, किसी के सापेक्ष। जब कोई पिंड क्या करता है, गति करता है। सपोज दैट यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ पर खड़ा है। कोई व्यक्ति ए बिंदु पर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति बी बिंदु पर खड़ा है। कुछ समय बाद ए वाला व्यक्ति देखता है कि बी वाला सी बिंदु पर चला गया है। पहले ये ए बिंदु पे था और अब ये सी बिंदु पर चला गया है। तो इसने देखा कि पहले ये मेरे पास नज़दीक था, अब ये दूर चला गया, यानी कि इसने क्या कर दी, गति कर दी है। तो इसके सापेक्ष क्या कर रहे हैं, जो ए व्यक्ति है इस व्यक्ति के सापेक्ष बी जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है। माना यहाँ पे हम कोई दीवार लेते हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो यहाँ पर है बी पर, वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से वो सी पर चला गया है, सी बिंदु पर चला गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बी पर है वो इस दीवार के सापेक्ष गति कर रहा है। पहली दीवार के नज़दीक था, अभी दीवार से दूर चला गया है। तो इस प्रकार से ये गति कहलाती है। ट्रेनें चल रही हैं, हम एक स्थान पर खड़े हैं, ट्रेन आ रही है और हमारे आगे से होते हुए निकल जाती है, तो हम कहते हैं कि ट्रेन गति में है। तो गति किसी के सापेक्ष होती है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पिंड हो, जब किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष या स्थिर वस्तु के सापेक्ष जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, ये परिवर्तन कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं ये गतिशील है, या ये पिंड गति कर रहा है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, गति कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। यदि कोई पिंड किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन आती है और चली जाती है, तो हम कहते हैं कि ट्रेन क्या है, हमारे सापेक्ष गति में, क्योंकि हम तो स्थिर अवस्था में हैं लेकिन ट्रेन क्या है, गति अवस्था में। तो वो हमारे सापेक्ष क्या है, गति अवस्था में, तो हम स्थिर पिंड हो गए हैं। तो यदि कोई पिंड किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, उसे गतिशील पिंड या इस जो कर रहा है वो, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, हम गति कहते हैं। समय के सापेक्ष, अब हम इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि समय के सापेक्ष, क्योंकि प्रत्येक जो भी काम होते हैं वो समय के सापेक्ष होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये समय के सापेक्ष हम इसको ले सकते हैं कि ये 15 मिनट पहले यहाँ पे खड़ा था और हमने देखा उसको 30 मिनट के बाद ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो गया। तो समय के साथ इसमें क्या किया है, परिवर्तन किया है। तो समय के साथ इसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है,
तो इसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से जो है परिभाषित कर सकते हैं, या गति की परिभाषा को इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं कि समय के सापेक्ष जब कोई पिंड या वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, समय के साथ जब कोई वस्तु या पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अब आपके पास विराम अवस्था है। तो विराम अवस्था का मतलब होता है कि कोई वस्तु ए है जो किसी स्थान पर रखी गई है, ठीक है। हमने इसको 15 मिनट पहले इसको हमने अवलोकन किया कि यहाँ पर खड़ा है, या कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। हम जो है घूम के आए और हमने आधा घंटे के बाद 45 मिनट के बाद हम देखते हैं कि ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा है। समय चेंज हो गया, ये 15 मिनट पहले आधा घंटे बाद देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति अपने स्थान पर, यह वस्तु जो है अपने स्थान पर जो है स्थिर अवस्था में खड़ा है, या स्थिर अवस्था में रखी गई है, इसमें पड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समय के साथ इस वस्तु में या इस पिंड में या इस व्यक्ति में, सभी पिंड हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे। यदि कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे, यदि कोई पिंड है जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, माना कोई व्यक्ति बिंदु ए पर स्थित है। बिंदु ए से ये बिंदु बी तक जाता है। बिंदु बी से फिर ये बिंदु सी तक गया। सी के बाद ये बिंदु डी पे गया, और डी के बाद ये बिंदु पुनः ए पर वापस आ गया है। ए से बी 2, बी से सी 3, 2, 4। तो ए से बी तक कितना गया, ये 2 किलोमीटर गया। बी से सी तक कितना गया, 3 किलोमीटर गया। सी से डी तक कितना गया, 2 किलोमीटर गया। डी से ए तक कितना गया, 4 किलोमीटर गया। तो ये इसकी दूरी हो गई। कितना उसने पथ की लंबाई चलाओ, ये पथ की लंबाई है, रास्ते की जो लंबाई है कितनी तय की उसने, ठीक है ना। रास्ते की जो लंबाई है उसने कितनी तय की है, वो कुल जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। यानी कि ए से बी तक 2 किलोमीटर, बी से सी तक 3, 2 और 3 5, यहाँ से यहाँ तक 2, फिर 5 और 2 7, यहाँ से यहाँ तक 7 4 11। तो उसने टोटल जो दूरी उसने तय की है वो कितनी की है, 11 किलोमीटर दूरी तय की है, ठीक है। तो किसी वस्तु की जो प्रारंभ से घूमते हुए जितना भी उसने पथ की लंबाई तय की है वो हमारी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इसमें भी क्या होता है, आपके पास समय होता है कि कितने समय में इसने इतनी दूरी तय की है। तो किसी समांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। समझे ना, किसी समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने इस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित किया है, किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक किसी समांतराल में चली
गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है कि दूरी हम जो है किधर से भी चल सकते हैं, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हर बात दो प्रकार की राशियाँ होती है, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, या परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, कह सकते हैं। ठीक है, और जो अदिश राशि होती है उसी केवल हम परिमाण के द्वारा ही दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि 11 किलोमीटर चला, तो इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है कि किस दिशा में चला हो, वो 11 किलोमीटर चला, उसने पथ की जो लंबाई तय की है वो 11 किलोमीटर तय की है। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगी। तो किसी समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो आगे हमारे पास विस्थापन। देखिए, विस्थापन को समझते हैं। माना कोई व्यक्ति बिंदु ए पर है, ए से ये बिंदु बी पर जाता है, बी से फिर बिंदु सी पर जाता है, और सी से फिर बिंदु डी पर जाता है। यहाँ पे वो स्टे करता है, यहाँ पे रुक जाता है वो। ठीक है, यहाँ से चला, ए से चला, बी पे गया, बी से चला, सी पे गया, सी पे चला, ए पे आया। तो इसके द्वारा ए से डी तक जाने में इसके द्वारा जो न्यूनतम जो रास्ता तय किया है, एक तरह से हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जो है जो न्यूनतम रास्ता है इसके द्वारा जो है तय किया गया है। न्यूनतम रास्ता भले ये घूमते हुए चला है, लेकिन न्यूनतम रास्ता क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जो हो आपके पास रास्ता होगा, यानी ए और बी डी जो बिंदु है इनके बीच की जो दूरी होगी, ए व डी के बीच की जो दूरी होगी, ये हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यानी कि ये स्थान कौन सा वाला है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु हम इसको बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु। और ये क्या है, लास्ट बिंदु है, यानी कि अंतिम बिंदु हम इसको बोलेंगे, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है ना, उसी हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझे ना। और विस्थापन क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। इसमें हमको पता होता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है और वो कहाँ पर है। ठीक है, और यदि ये चलता चलते क्या होता है कि ये डी पर पहुंच गया है, अब डी से अगर ये पुनः जो है ए पर पहुंच जाता है, चलाइए, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो गई है, सेम हो गई है। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, ये क्या होगी, दोनों की दोनों सेम हुई है। अभी हमने परिभाषा बताई थी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को, अंतिम स्थिति कहाँ पे पहुंचा है और प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या आ गई, एक ही आ गई। अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों स्थितियाँ क्या हैं, सेम हो गई है। या प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति घटा दीजिए तो 0 आएगा। तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन 0 है, यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं हुआ है, क्योंकि पिंड जहाँ से चला था वहीं पर लौट कर वापस आ गया है। तो इस समय विस्थापन 0 है। दूरी तो उसने चली है, दूरी हमने बताई कि पथ की लंबाई जो कुल पथ की लंबाई जो होती है, चली गई पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में जब पिंड जो है ये बिंदु से चला और घूमता हुआ फिर अपनी उसी बिंदु पर वापस आता है, जैसे हम
किसी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं और पूरा जो है काम कुम करने के बाद पुनः अपने घर पर वापस आते हैं, तो हमारा जो विस्थापन हो गया है वो शून्य हो गया है। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस गए, ऑफिस में कई जगह हम जो इधर उधर क्लासरूम में जाना पड़ता है, ठीक है ना। क्लासरूम में घूमने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में अपने घर पर आते हैं, तो कुल विस्थापन क्या हो गया है, शून्य हो गया है। लेकिन दूरी हमने चली है, जितना भी हमने राउंड मारे हैं इधर से उधर, तो सारी वो दूरी में आ जाता है, लेकिन विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है, विस्थापन आपका जो है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। ठीक, तो हम ऋणात्मक विस्थापन की बात करते हैं। जैसे कोई दीवार है और हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, हमारे हाथ पे बॉल है, बॉल से हमने दीवार पे मारी और उसको पकड़ लिया, तो कुल विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। हमने यहाँ से बॉल को दीवार पे मारा और दीवार से बॉल टकरी, फिर वापस हमारे हाथ पे आ गई, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। यदि यह बॉल हमने मारी और ये हमारे हाथ पे ना आकर के हमसे छूट गई है और इस प्रकार से पीछे को चली गई है, तो ये आपका जो है ऋणात्मक विस्थापन कहलाएगा। समझे ना। यदि हमने बॉल को दीवार पे मारा और दीवार से टकरा के बॉल हमारे हाथ पे आ गई, तो विस्थापन शून्य हो गया। हमने कहा कि प्रारंभिक अवस्था से और अंतिम अवस्था के बीच की जो दूरी होती है, तो यहाँ पर बीच की दूरी क्या हो गई, शून्य हो गई है। लेकिन यदि यह बॉल दीवार से टकराने के बाद हमारे पीछे की ओर चल जाती है, तो यहाँ तक शून्य था, लेकिन इसके पीछे जो है क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। और यदि सीधी चल रही है तो धनात्मक ली जाएगी, तब सीधी चल रही है तो क्या ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। और पीछे की तरफ जो है ये क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, और हमारे उसी बिंदु पर वापस आने पर ये क्या हो जाता है, विस्थापन शून्य हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की चली दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन ऋणात्मक तथा धनात्मक भी हो सकता है, या हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, क्योंकि न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति लेनी है, हमने बीच की जो दूरी हमें चली है उसको नहीं लेंगे। हमने कहाँ से शुरू किया था और इस समय हम कहाँ पर हैं, ठीक है ना। उन दो बिंदुओं के जो बीच की जो है सीधी दूरी होती है, ठीक है ना, उस दूरी को, न्यूनतम जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब हम चलते हैं चाल। किसी पिंड की चाल क्या होती है, तो चाल जो होती है समय के अनुसार परिवर्तित होती है, यह समय के साथ स्थिर भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाल के बारे में, स्पीड के बारे में जानते हैं, ये हम सब वैसे कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका फिर दोबारा से वही चीज़ चल रही है, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सरल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक। तो चाल क्या होती है, एकांक समय में किसी पिंड के द्वारा चली गई दूरी, ये चली गई दूरी होती है किसी समय में जो है चली गई दूरी, एकांक समय में, या किसी समांतराल में हम इसको लिख सकते हैं, किसी समांतराल में किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या एकांक समय में किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, एकांक समय में चली गई दूरी को
हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या किसी समांतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। या किसी वस्तु द्वारा किसी समांतराल में किसी वस्तु द्वारा किसी समांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये किसी भी दिशा में कभी भी कहीं भी मुड़ सकती है चाल, ठीक है ना। जैसे हमारी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी जो है कभी भी कहीं भी मुड़ सकती है रोड के अनुसार, तो इसमें हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से चाल क्या एक अदिश राशि है, और इसका जो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। किसी समांतराल में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। या एकांक समय में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी का जो मात्रक होता है, हमने मात्रक भी पढ़ना है, मात्रक जो लिखना आवश्यक है। तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। दूरी को मापते हैं मीटर में। समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। ये हमारी दूरी यानी कि जो विस्थापन होता है, तो ये हमारा क्या है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और मूल राशियों की मात्रा जैसे मैंने बताया है वो आपने याद रखना है कि उन्हीं के अनुसार आपने यहाँ पर मात्रक ज्ञात करने हैं। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। मीटर प्रति सेकंड, ये जो है वो प्रति सेकंड कहेंगे। तो इस प्रकार से इसका मात्रक हो गया है। अब इसकी बीमा अगर हम निकालना चाहते हैं बीमा, तो बीमा जो है लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, तो लंबाई को बीमा में क्या लिखते हैं हम, दूरी यानी कि लंबाई हो गई है, और इसको हम बीमा के रूप में लिखते हैं एल, और समय को हम बीमा के रूप में लिखते हैं टी। और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको ऊपर जाना होता है। तो एल टी की पावर क्यों प्लस में है नीचे, तो हो जाएगी माइनस, हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीमा भी हो गई इसकी। अब चाल के साथ होता है वेग। वेलोसिटी एक क्या चीज़ है, जिस प्रकार से हमने चाल का निकाला समय के साथ होता है, उसी प्रकार से वेग भी समय के साथ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, विस्थापन ले आता है। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी जो होती है विस्थापन ले आता है इसमें, ठीक है ना। चाल में दूरी ली जाती है कि जितने भी आपने पथ चला है, जितना भी एकांक समय में आपने पथ की लंबाई तय की है वो दूरी होती है। लेकिन वेग में क्या होगा, विस्थापन आता है, यानी कि अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच में जो दूरी आपने किसी समय में तय की है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाएगा। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। या किसी समांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो समझ गए। तो वेग क्या होता है, एकांक समय में किसी पिंड द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या किसी पिंड द्वारा किसी समांतराल में किसी पिंड द्वारा किसी समांतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। और वेग आपके पास क्या है, एक सदिश राशि है ये। इसको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की भी आवश्यकता होगी कि वस्तु का वेग किस दिशा में है। जिस प्रकार से विस्थापन आपके पास सदिश राशि है, उसी प्रकार से वेग भी यहाँ पर जो है सदिश राशि है।
वेग की जो सूत्र आपके पास है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये आपके पास एस जी दिखा रखा है, इसको हम दूरी से भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्या दिखाना है, विस्थापन। विस्थापन एक तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन में क्या होती है, दो बिंदुओं के अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी ही होती है ये, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, v बार दैट इज इक्वल टू औसत वेग x टी समय में चली गई दूरी तथा 0 समय में चली गई, यानी कि स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है डिवाइड बाई टी, समय के साथ कितना विस्थापन तय किया गया है, ठीक है ना। तो हमारा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, v दैट इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसका हम अवकलन के द्वारा भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास है अगला त्वरण। त्वरण क्या हुआ कि वेग परिवर्तन, माना जो कोई पिंड इस प्रकार से यहाँ पर कोई पिंड चल रहा है, ए से चल रहा है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। यहाँ से ए से बी तक जाने पर ये चला 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। यहाँ से यहाँ तक चला वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। यहाँ से चला वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की दूरी तय की उसने, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की। बी से सी तक की जो दूरी तय की है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, और सी से डी तक की दूरी तय की गई है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर वेग 2 किलोमीटर था, यहाँ पर वेग 3 किलोमीटर। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो दर किस दर से हो रहा है, समय भी जो है परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर इसको तय करने में जो है 1 घंटा लगा, यहाँ पे उसको आधा घंटा लगा, यहाँ पे उसको जो है 2 घंटे लग गए। तो समय जो है क्या होता है, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो इससे हम कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, दर हमेशा जो है समय के अनुसार निकलती है, समय से भाग देके निकलती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है ए से प्रदर्शित करते हैं, और औसत त्वरण को ए बार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा सपोज प्रारंभ बिंदु आपके पास यू है और अंतिम बिंदु भी है, तो इसको हम जो है क्या दिखाएंगे, ए दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, जो हम यहाँ पर समय से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, त्वरण आ जाएगा। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल लिख लेंगे, वेग परिवर्तन, मैंने आपको समझा दिया है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं। ये औसत त्वरण है ये, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ए बार दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ए बार दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और इसको हम इस प्रकार से जो है ए बार दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी सॉल्व करने के लिए हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ए बार दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। भी अंतिम वेग कहलाता है और यू क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। भी अंतिम वेग कहलाता है, यू प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसका जो मात्रक हमने लिया है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और इसकी जो बीमा होती है ये हमने आपको बताई थी वैसे, त्वरण की बीमा, फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। भी माइनस यू, वेग में से वेग को घटाएंगे तो वेग ही बचेगा ना। तो वेग की बीमा क्या होती है,
LT -1, ये याद रखना है आपने, ये आपने सब याद रखना है कि बी की में क्या होती है अपॉन टी की, समय की में होती है अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 -2 हो जाएगी, पावर जो जुड़ जाएगी आपस में, तो LT की पावर -2। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्वरण की जो विमा होती है LT -2। त्वरण आपका किसी भी प्रकार का त्वरण होगा तो उसकी विमा क्या होती है, LT -2 होती है। अगला आपके पास है मंदन। रिटार्डेशन होता है, तो मंदन में क्या होता है आपके पास, मंदन जैसा नाम से है कि रुकावट, ठीक है ना। जब हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी मंदन अवस्था में आती है, उसमें जो है गति कम हो जाती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मंदन कहलाता है। तो सिंपल से हम कह सकते हैं वेग परिवर्तन की, जैसे हमने कहा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, यानी कि वेग में कमी आ रही है, वेग परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम क्या कहेंगे, मंदन कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक त्वरण जो होता है, त्वरण क्या होता है आपके पास, वेग परिवर्तन की दर होती है, तो वेग परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम क्या कहेंगे, मंदन कहते हैं। मंदन में जो गति क्या होती है वो रुक जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहेंगे हम, मंदन कहते हैं, या वेग परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, दर कैसी है जो आपके पास निकल रही है और ऋणात्मक निकल रहा है त्वरण, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मंदन कहलाता है। और इसे -a बार से प्रदर्शित किया जाता है, इसे भी ए से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन माइनस में, क्योंकि त्वरण क्या होना चाहिए, माइनस त्वरण लग रहा है यहाँ पर, त्वरण कैसा है, माइनस में है, गाड़ी ब्रेक मार के रुक रही है, उसकी गति में कमी आ रही है, तो ये आपके पास मंदन कहलाएगा, ठीक है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये भी क्या है, एक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है ये, तो इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप चलते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, माना जो कोई पिंड आपके पास है, कोई बॉल आपके पास है, उसको हमने पृथ्वी पर लुढ़का दिया तो वो सीधी चलेगी। तो इस प्रकार का जो है, जो गति होती है, जो एक सरल रेखा में होती है, सीधी रेखा में होती है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की गति जो है एक समान गति कहलाती है। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, ये आपके पास कोई रास्ता है, कोई पिन या कोई गाड़ी चल रही है, यहाँ से यहाँ तक चली, ए से बी तक चली, बी से सी तक चली, सी से डी तक चली, ये बीच की दूरी इनकी क्या है, समान दूरियां हैं। ये दूरियां कैसी हैं, समान दूरियां हैं, ठीक, दूरियां कैसी हैं, समान। और ये एक समान समय में इन दूरियों को तय कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार को ये एक समान गति कहलाएगी, क्योंकि इसी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक घंटे में इस दूरी को, ए से बी तक की दूरी, ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है, सी डी, तीनों दूरियां ही बराबर हैं। ए से स्टेशन आपके पास है, ए स्टेशन है, बी सी डी 4 स्टेशन है, और इन स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। और यहाँ पर जो पिंड चल रहा है, जो गाड़ी चल रही है, या कोई भी वस्तु चल रही है, या कोई व्यक्ति चल रहा है, तो वो समान समय में ए से बी तक 1 घंटे में चल रहा है, बी से सी तक भी 1 घंटे में चला, सी से डी तक भी 1 घंटे में चला। तो तीनों जो दूरियां हैं, तीनों जो स्टेशनों की जो बीच की दूरियां, जिनकी दूरियां समान थी, उसको किसी व्यक्ति ने या किसी गाड़ी ने या किसी पिंड ने समान समय में तय किया, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे, जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी तय करे, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है, या उसकी गति को एक समान गति कहते हैं।
एक समान गति में पिंड का त्वरण शून्य होता है। त्वरण जो है यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। त्वरण तभी परिवर्तन होगा जब चाल परिवर्तित होगी, लेकिन चाल जो स्थिर है, एक समान चाल है, एक समान गति है, तो चाल क्या उसकी एक समान है। तो वेग क्या होगा, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वेग नियत होता है। और जब वेग नियत रहता है तो त्वरण क्या रहता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति हमारी क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। अगला आपके पास है असमान गति। समझ गए होंगे आप असमान गति क्या हुई। मान सपोज इसी प्रकार से ये स्टेशन है, ABCD स्टेशन है, जिनकी दूरियां समान है, लेकिन कोई गाड़ी चल रही है, कोई वस्तु चल रही है, कोई पिंड चल रहा है, या हम चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, और A से B तक चलने में हमने 1 घंटा लगाया, B से C तक चलने में दूरी तो बराबर है, लेकिन हमने जो है यहाँ पर 1.5 घंटा लगा दिए। यहाँ से यहाँ तक चलने में हमने 2 घंटे लगा दिए। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी असमान गति कहलाएगी, क्योंकि समान दूरी को हमने असमान समय में तय किया है। समान दूरी को असमान समय में हमने तय किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, असमान गति कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई पिंड समान दूरी अलग अलग समय में तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। और इस गति में क्या होता है, पिंड पर त्वरण होता है। पिंड पर क्या होता है, त्वरण होता है। जिसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग समय लग रहा है, समान दूरी है, तो त्वरण होता है पिंड पर। क्यों त्वरण होता है, क्योंकि यहाँ पर वेग परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेग परिवर्तन हो रहा है, इसलिए त्वरण होता है। क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी थी त्वरण की, वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर असमान जो गति अगर कोई पिंड करता है तो उसमें त्वरण होता है। तात्क्षणिक वेग का मतलब है कि तुरंत उस समय का वेग। जैसे हम चल रहे हैं तो हमने देखा कि ठीक 10 बजे हमारी गाड़ी का वेग कितना है, हमने देखा मीटर पे, तो हमको जो है वेग का पता लगा। तो उस तात्क्षणिक समय, उस समय का, जिस समय आप देख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उस समय क्या टाइम है, ठीक है ना। जिस समय हम कोई प्रयोग कर रहे हैं या किसी निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं, तो उस समय का जो नियत जो समय होता है उस समय का, तो वो जो है आपका तात्क्षणिक, जैसे नाम है तात्क्षणिक, जिस समय हमने देखना है, जिस समय हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, उस समय कितना टाइम था। माना हमने पढ़ना शुरू किया, तो किस समय हम पढ़ना शुरू करें, तो उस समय का टाइम। कहाँ तक हमने, किस समय तक हमने जो है पढ़ाई करी, उस समय का टाइम। वो जो टाइम है वो हमारा क्या कहलाता है, तात्क्षणिक, यानी उस समय तुरंत वाला जो टाइम होता है वो तात्क्षणिक समय कहलाता है। तो किसी गतिशील पिंड का तुरंत का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है ना। तो वो आपका जो है तात्क्षणिक वेग कहलाता है, उसी प्रकार तात्क्षणिक समय कहलाता है। तो मैंने समझ बात करी कि हमने जो है पढ़ाई शुरू करी, किस समय हमने पढ़ाई शुरू करी, तो तात्क्षणिक समय हो गया। और हमने यहाँ पे तात्क्षणिक वेग निकालना है कि हम चल रहे हैं और हमने ठीक 10 बजे जो टाइम देखना है, 12 बजे टाइम देखना है कि हमारी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है 12 बजे, तो उस समय का तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ओके, इसको इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए ध्यान से। कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।